करते हैं। 18 जून महाराष्ट्र का लोहागढ़ किला, एक कपल प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए पहुंचता है। कुछ देर बाद होने वाला दूल्हा केतन अग्रवाल खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। घटनास्थल पर मौजूद थे सिर्फ 3 लोग उस वक्त, केतन, उसकी मंगेतर सिया गोयल और सिया के करीबी दोस्त चेतन चौधरी। लेकिन वापस लौटे सिर्फ 2। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही बना हुआ है कि आखिर उस खाई के किनारे क्या हुआ था। और उससे भी बड़ा सवाल, जब घटना का कोई चश्मदीद गवाह ही नहीं है तो क्या अदालत में हत्या साबित हो सकती है? क्या बिना आई विटनेस के भी सजा हो सकती है? यही इस पूरे हाई प्रोफाइल केस की सबसे बड़ी कानूनी और जांच संबंधी चुनौती बन चुकी है। इस कहानी की शुरुआत 18 जून को हुई थी। पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल, उनकी मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी लोहागढ़ किले पर पहुंचे थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि जिस स्थान पर घटना हुई वहां उस समय किसी आई विटनेस की मौजूदगी नहीं हुई है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि घटनास्थल पर केवल यही 3 लोग थे उस वक्त और कुछ ही देर के बाद केतन खाई में गिर गया और उसकी जान चली गई। वहीं ये पूरा मामला सामान्य हत्या के मामले से बिल्कुल अलग माना जा रहा है। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का बयान नहीं है जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी हो। इसीलिए पूरी जांच जो परिस्थिति है वो साक्ष्य और डिजिटल सबूतों पर इस वक्त टिकी हुई है, जिसकी जांच जारी है। 23 जून को पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। अदालत में पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला एक सुनियोजित साजिश जैसा प्रतीत होता है और इसी आधार पर दोनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। अदालत ने रिमांड मंजूर किया ताकि पुलिस मोबाइल डेटा, डिजिटल रिकॉर्ड, पूछताछ और घटनास्थल से जुड़े सभी तथ्यों को जोड़ करके पूरे घटनाक्रम की कड़ियां समझ सके। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि पुलिस का ये पक्ष जांच का हिस्सा है और अंतिम निर्णय अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। देखिए, रिमांड के दौरान पुलिस ने कई रास्तों पर जांच की है। दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त की, उनके फॉरेंसिक जांच भी शुरू की गई। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर का विश्लेषण किया गया। मोबाइल से मिले वीडियो, चैट, लोकेशन हिस्ट्री और बाकी डिजिटल डेटा की जांच की गई है। आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई ताकि घटना पहले और उसके बाद की गतिविधियों का जो क्रम है घटना से संबंधित समझा जाए। पुलिस ने सिया और चेतन से अलग अलग पूछताछ की और फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर उनके बयानों का मिलान भी किया। सिया के माता पिता और भाई से भी लंबी पूछताछ हुई और इसी के बाद लोहागढ़ किले पर दोनों आरोपियों को ले जाकर के पूरे घटनाक्रम का जो क्राइम सीन था रिक्रिएशन कराया गया ताकि उसके बयानों और घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों को समझा जाए, मिलान किया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, जिस तरीके से ये घटनाक्रम घटित हुई है, अदालत में ये साबित किया जा सके कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि ये हत्या थी। और अगर हत्या थी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? अभी तक पुलिस ने अपने सभी साक्ष्य सार्वजनिक हालांकि नहीं किए। कई फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल विश्लेषण भी आने सामने बाकी है। इसीलिए फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना संभव नहीं है इस पूरे मामले में। इस केस में जो अपडेट है अब आप ये भी जानिए। और यहीं से आता है सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल। अगर किसी मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी यानी कि आई विटनेस नहीं है, गवाह नहीं है, तो क्या आरोपी बच जाते हैं? इसका जवाब है जरूरी नहीं है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को समझे तो केवल आई विटनेस पर निर्भर नहीं है। अदालत परिस्थिति, साक्ष्य और पूरी श्रृंखला को भी उतनी ही गंभीरता से देखती है। अगर परिस्थितियां आपको ये बता दें कि जो डिजिटल एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं अपराध की पूरी कहानी स्पष्ट कर दे, दूसरी जो तर्क सामने आ रहे हैं कोई गुंजाइश ना छोड़े, तो अदालत ऐसे मामले में भी कार्रवाई करती है। यानी सिर्फ इसलिए कि घटना को अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखा, आरोपी खुद बरी नहीं हो सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फजैल खान के अनुसार किसी अपराध में प्रत्यक्षदर्शी का न होना अपने आप में आरोपी के बच जाने की गारंटी नहीं है। अदालत ये देखती है कि जांच एजेंसी ने जो परिस्थिति, डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं, क्या वो मिलकर के अपराध की एक ऐसी श्रृंखला बनाते हैं जिससे किसी बाकी संभावना की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो प्रत्यक्ष गवाह न होने के बावजूद भी कानून के अनुसार दोष सिद्ध करना बड़ा मुमकिन सा है। इस पूरे मामले में क्राइम सीन रिक्रिएशन की चर्चा का विषय है। अभी रविवार को पुलिस सिया गोयल को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची और डमी की मदद से पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य ये जांचना था कि आरोपियों ने जो घटनाक्रम बताया है क्या वो घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों से मेल खाता है या नहीं। हालांकि कानूनी तौर पर केवल रिक्रिएशन ही अंतिम साक्ष्य नहीं माना जाता और ये जांच का एक हिस्सा होता है जिसका महत्व तभी बढ़ता है जब वो बाकी उपलब्ध साक्ष्यों से मेल खाए। देखिए, इसी बीच इस केस में एक और महत्वपूर्ण दावा भी सामने आया जिसने जांच को नया मोड़ दे दिया। केतन अग्रवाल और सिया गोयल बाली में प्री वेडिंग शूट के लिए जाने वाले थे। उन्हें पुणे से मुंबई एयरपोर्ट तक ले जाने वाले ड्राइवर
वैभव जाधव ने दावा किया है कि रास्ते में एक फूड कोर्ट पर रुकने के दौरान उसने सिया को कार के अंदर से कुछ सामान निकालते हुए देखा था। ड्राइवर के अनुसार बाद में जब सभी एयरपोर्ट पहुंच गए तो केतन का फोन आया कि उनका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, शायद वो कार में छूट गया है। और ड्राइवर का दावा है कि उसने पहले ही देखा था कि फूड कोर्ट पर सिया कार में वापस आई थी और कुछ सामान लेकर भी गई थी। ये ड्राइवर का दावा है जिसकी जांच पुलिस इस वक्त कर रही है और इसकी सत्यता का अंतिम जो मोड़ है वो आना बाकी है। न्यायिक प्रक्रिया इसके तहत भी की जा रही है। ड्राइवर ने यह भी कहा कि बाली जाने से पहले माहौल सामान्य नहीं था। उसके मुताबिक सिया बाली जाने को तैयार नहीं थी और उन्हें कार में बैठाने के लिए उनके भाई साहिल को बड़ा समझाना पड़ा। रास्ते में सिया और उनके भाई के बीच में बहस भी हुई थी। हालांकि इन दावों की जो पुष्टि है अभी जांच का विषय बनी हुई है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है, ये बयान है। उधर सिया के भाई साहिल ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि उन्होंने अपना बयान पुलिस को दे दिया और अब जो भी जानकारी होगी वो पुलिस के माध्यम से ही सामने आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बाली यात्रा पर पासपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ये यात्रा रद्द कर दी गई। साथ ही साहिल ने ये भी स्पष्ट किया कि उनके वकील को लेकर मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो सही नहीं है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जिस वकील का नाम सामने आ रहा है लिया है उन्हें नियुक्त नहीं किया और इस संबंध में अदालत हलफनामा भी अदालत में दाखिल किया गया है। तो अब इस पूरे मामले में जो जांच की दिशा है काफी हद तक डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर निर्भर है। मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, चैट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल का विश्लेषण, क्राइम सीन रिक्रिएशन और गवाहों के बयान, इन सभी को जोड़ करके पुलिस अदालत के सामने अपनी कहानी रखेगी। और दूसरी ओर बचाव पक्ष इन साक्ष्यों की विश्वसनीयता और कानूनी जो एक्सेप्टेबल चीजें हैं जो उसको चुनौती दे रहा है, आखिरकार अदालत को ये तय अब इस पर करना होगा कि उपलब्ध जो साक्ष्य हैं संदेह से परे जाकर के अपराध की पूरी श्रृंखला क्या स्थापित कर पाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के इस मामले में जो अभी इस वक्त अपडेट सामने आ रहा है, इस हाई प्रोफाइल केस का सबसे बड़ा सच यही है कि घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया है। लेकिन भारतीय कानून में सिर्फ गवाह का न होना किसी आरोपी को स्वतः निर्दोष नहीं बना देता। अगर डिजिटल, फॉरेंसिक और जो चीजें इस वक्त उपलब्ध है, साक्ष्य और एक मजबूत लगातार जुड़ी हुई जो कड़ी सामने आ रही है, अदालत उनके आधार पर भी फैसला दे सकती है। दूसरी ओर अगर इन साक्ष्यों में महत्वपूर्ण कमी या विरोधाभास पाया जाता है तो उसका लाभ आरोपियों को जरूर मिल सकता है। इसीलिए इस मामले में अंतिम सच पुलिस की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले एविडेंस के आधार पर ही सामने आएंगे। जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक सभी आरोपी केवल आरोपी ही हैं और दोष या निर्दोष होने का अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।